कैसे हैं आप लोग? आप सभी लोग खुश होंगे। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग मेरे सभी वीडियो को देखकर इस वीडियो में प्रवेश किए होंगे। ये वीडियो नंबर 6 है, यानी लेक्चर नंबर 6 में आप लोग प्रवेश कर रहे हैं। इससे पहले जो 5 वीडियो अपलोड किए गए हैं इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से, आप वहाँ इसके प्ले लिस्ट में जाकर सभी वीडियो को देखकर आए, तब इस वीडियो पे आप लोग बने रहें। सबसे पहले तो हमें प्रोटीन के बारे में जाननी थी। प्रोटीन के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। इससे पहले वाला लेक्चर जो हमारा आया था उसमें प्रोटीन के बारे में बहुत सारी जानकारी दिए गए थे। अब हमें जो है प्रोटीन के स्ट्रक्चर को जानना है। प्रोटीन का स्ट्रक्चर भी हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है ना। तो प्रोटीन के स्ट्रक्चर को जानना है तो प्रोटीन के पास 4 प्रकार के लेयर में स्ट्रक्चर होते हैं, यानी 4 प्रकार के परत बना के स्ट्रक्चर होते हैं। पहला जो होता है प्राइमरी स्ट्रक्चर, दूसरा होता है हमारा सेकेंडरी स्ट्रक्चर, फिर होता है टर्सरी स्ट्रक्चर और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। देखिए प्राइमरी स्ट्रक्चर किसे कहेंगे? इसमें क्या होगा कि जो भी एमिनो एसिड है, माने कि एक एमिनो एसिड दूसरे एमिनो एसिड से बॉन्ड किया पेप्टाइड बॉन्ड के साथ, बहुत सारे एमिनो एसिड जो है पेप्टाइड बॉन्ड के कारण एक श्रृंखलावश जुड़ते जाएगा, एक श्रृंखला बना के जुड़ जाएगा, है ना। बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड जुड़ेंगे, उसे हम लोग कहेंगे पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड जुड़ रहे हैं, और वो जुड़ के एक चेन बनाएंगे, एक श्रृंखला बनाएंगे, तो उससे जो प्राप्त होगा प्रोटीन, उसे हम लोग क्या कहेंगे? प्राथमिक प्रोटीन कहेंगे। जैसे लिखा हुआ है वैसा प्रोटीन जिसमें एमिनो अम्ल पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला से एक निश्चित श्रेणी में व्यवस्थित हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? प्राइमरी स्ट्रक्चर कहेंगे। और कभी भी अगर एमिनो अम्ल का क्रम को अगर हम लोग डगमगा देंगे ना, क्रम को तोड़ देंगे ना, तो प्रोटीन के गुण में अंतर हो जाएगा। ये बात ध्यान रखिएगा। दूसरा स्ट्रक्चर हमारा जो है उसका नाम है सेकेंडरी स्ट्रक्चर, यानी द्वितीयक स्ट्रक्चर, है ना। इसमें क्या होगा कि प्रोटीन जो है जिस एमिनो अम्ल से मिलके बनेगा, वह अमीनो अम्ल का जो पेप्टाइड बॉन्ड है वो बहुत सारे एमिनो अम्ल को आपस में इस प्रकार से जुड़ेगा कि कुंडली जैसी संरचना बनेगी, ठीक है, हेलिक्स जैसी संरचना बनेगी। और साथ में अगर उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड जुड़ रहा है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? सेकेंडरी स्ट्रक्चर कहेंगे। यानी इस प्रकार के प्रोटीन में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला हाइड्रोजन बॉन्ड से भी एक दूसरे से क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। इसके 2 प्रकार है, एक हमारा है अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर, एक हमारा है बीटा प्लेटेज सीट स्ट्रक्चर। तो इधर हम लोग बनाए हुए हैं अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर को, और यहाँ पे बनाए हुए हैं बी प्लेटेड सीट स्ट्रक्चर, यानी जिसको लहरिया सीट स्ट्रक्चर भी कहा जाता है। तो क्या देखिए कैसा बना हुआ है, ये कुंडली आकार का है, एक लेयर बना हुआ है इस प्रकार से, एक लेयर ऐसे बना हुआ है, उसी के ऊपर दूसरा लेयर चढ़ा हुआ है। इसमें क्या करना है? फर्स्ट कार्बन पर जो हमारा OH ग्रुप है, O ग्रुप है, उस ग्रुप को फोर्थ पहला जो एमिनो एसिड है उसका O को, फोर्थ का जो एमिनो एसिड होगा उसके NH में H और O के बीच एक बॉन्ड बनाएंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड, उससे हमारा अल्फा हेलिक्स प्राप्त होगा। देखिए जैसे बना हुआ है, ये फर्स्ट पे है, फर्स्ट एमिनो एसिड है, ये फोर्थ पे है, फिर फर्स्ट पे है, फिर फोर्थ पे है, ये फर्स्ट पर है, ये फोर्थ पे है, और फर्स्ट और फोर्थ के बीच में जो है हाइड्रोजन बॉन्ड से जो है O और S जुड़ के आपस में जो बॉन्ड बनाएगा उसे हम लोग बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड। और इस प्रकार के जो प्राप्त संरचना होगा उसे हम लोग अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर कहेंगे। यानी एक एमिनो एसिड के C डबल बॉन्ड O ग्रुप तथा चौथे एमिनो एसिड के NH2 ग्रुप हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं, जिससे एक संरचना बनती है। उस संरचना को हम लोग क्या कहेंगे? अल्फा हेलिक्स संरचना कहेंगे। ये अल्फा कैरोटीन में, जैसे बाल आदि में जो होता है कैरोटीन उसमें मायोसिन मांसपेशियों वाला जो होता है आपका प्रोटीन, उसमें पाया जाता है। दूसरा हमारा है बी प्लेटेड सीट स्ट्रक्चर, यानी लहरिया सीट स्ट्रक्चर इसे कहा जाता है। इसमें कुछ नहीं करना है, 2 समांतर एमिनो एसिड को रखना है। ये एक एमिनो एसिड हो गया, ये एक एमिनो एसिड हो गया, दोनों समांतर एमिनो एसिड में जो है हाइड्रोजन बॉन्ड बनानी है। जैसे HO के बीच में, यहाँ देखिए H और O के बीच में, O और H के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनानी है, उससे जो संरचना बनेगी उसे हम लोग क्या कहेंगे? लहरिया सीट स्ट्रक्चर कहेंगे। तो ये हमारा द्वितीयक संरचना का एक प्रकार हुआ था। और अब हम लोग जो है तृतीयक स्ट्रक्चर को जानेंगे।
तृतीय के स्ट्रक्चर में ध्यान रखना है, इसमें जो है मतलब प्रोटीन की बहुत एमिनो एसिड का जो लेयर है आपस में मिलकर पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड बनाकर जो है क्या बनाएगा, कुंडली नुमा आकृति बनाएगा। देखिए कुंडली नुमा है, ये कुंडली के आकार का है। क्वाइल देखिए ना, क्वाइल का आकार का है। अगर क्वाइल का आकार का बन रहा है प्रोटीन की स्ट्रक्चर तो हम लोग क्या कहेंगे, टर्सरी स्ट्रक्चर कहेंगे। इसमें जो है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड के अलावा जो है डाइसल्फाइड बॉन्ड होंगे और हमारा आपको इलेक्ट्रिक अट्रैक्शन फोर्स होंगे जिसको आयनिक बॉन्ड कहा जाता है। ये होंगे, इनके एग्जांपल है केरोटीन, कोलेजन, एंजाइम और एंटीबॉडी। फिर हमारा जो चौथा प्रोटीन का स्ट्रक्चर आएंगे, वो चौथा प्रोटीन का स्ट्रक्चर में हमारा आएगा क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। इसमें जो है कुंडली आकार बहुत सारे संयुक्त होकर विशेष रूप से कुंडली आकार सही मतलब एक साथ जुड़कर संयुक्त होकर जो है संरचना बनाएंगे, उसे हम लोग क्या कहेंगे, क्वार्टर्स कहेंगे। और यह प्रोटीन की सबसे अस्थायी संरचना होगा। इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड भी होगा, इसके अंदर जो हमारा है विद्युत आकर्षण बॉन्ड भी होगा, वंडरवाल बंधन भी होगा। यानी हमने क्या जाना कि अमीनो अम्ल को जो है अस्थायी बनाने के लिए जो है अस्थायी बनाने के लिए हाइड्रोजन बॉन्ड का उपयोग करते हैं, अस्थायी बनाने के लिए डाइसल्फर बॉन्ड का इस्तेमाल करते हैं, अस्थायी बनाने के लिए हम लोग आयनिक बॉन्ड का इस्तेमाल करते हैं। और एक और बॉन्ड है जिसको हाइड्रोफोबिक बॉन्ड कहा जाता है, ठीक है। तो इसका भी इस्तेमाल किया जाता है, किसके लिए ये इस्तेमाल किया जाता है, किसी भी प्रोटीन की संरचना को अस्थायी बनाने के लिए। तो ये हमने प्रोटीन की संरचना को जाना। हम अब अगले स्लाइड में आते हैं। अगले स्लाइड में हम लोग प्रोटीन का विकृतीकरण जानेंगे। अब हम लोग जो है प्रोटीन के विकृतीकरण के बारे में जानेंगे। आप किसी भी प्रोटीन को लेके आइए, आपको पता है कि प्रोटीन में जो है हमारे पास 4 प्रकार के बॉन्ड, अक्सर प्रोटीन जो कि क्वाटरनरी प्रोटीन होते हैं उसमें 4 प्रकार के बॉन्ड जो है उपस्थित होते हैं। पहला फोर्स तो आपको कोवेलेंट बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, साथ में आपको आयनिक बॉन्ड, सल्फाइड डाइसल्फाइड बॉन्ड, और उसके अलावे जो है प्रोटीन में एक और बॉन्ड होते हैं वांडरवाल बॉन्ड, जो कि खासकर क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं प्रोटीन के। तो इन सभी बॉन्डों को तोड़नी है, इन सभी बॉन्डों को तोड़ने के लिए हमें करनी होगी उसे गर्म। आपको पता है किसी भी चीज के बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें गर्म करना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, एक्चुअली हम क्या करेंगे कि प्रोटीन को गर्म करेंगे। जब प्रोटीन को हम उबालेंगे, गर्म करेंगे प्रोटीन के साथ, तो गर्म करने के बाद क्या होगा, या गर्म नहीं भी करने का कार्बन डाइसल्फाइड का उपयोग करके गर्म करते हैं और भी, तो क्या होगा हमारा, डेट मीन्स उसमें का जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाएगा। कि हाइड्रोजन बॉन्ड का नेचर होता है वो बहुत ही कमजोर बॉन्ड होता है। आपको पता है कि जल में हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, और जल को हम गर्म करते हैं तो जल के बहुत सारे अणु टूट के अलग अलग हो जाते हैं, वाष्प बन जाते हैं। बहुत देर तक अगर जल को हम गर्म करते हैं तो वो सारे अणु जो है वो बिखर के जो है वो गैस के रूप में ऊपर उड़ जाते हैं। इसलिए अगर हम किसी भी वस्तु को गर्म करेंगे तो सबसे पहले जो बॉन्ड टूटेगा, ब्रेक होगा, उस बॉन्ड का नाम है हाइड्रोजन बॉन्ड, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड जो है एक कमजोर बॉन्ड है, बहुत ही वीक बॉन्ड है। तो यहाँ भी हम अगर हम गर्म करेंगे प्रोटीन को, तो प्रोटीन का जो पहला बॉन्ड टूटेगा उस बॉन्ड का नाम क्या होगा, हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड। कि प्रोटीन के अंदर जो होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड वो एक कमजोर बॉन्ड होते हैं। तो हम लोग देखते हैं प्रोटीन की विकृतीकरण कैसे होता है। जैसे कि लिखा होगा, आसान शब्दों में लिखा हुआ है कि जब किसी प्रोटीन को खिएगा, यहाँ पर जब किसी प्रोटीन छूट गया था, जब किसी प्रोटीन को कार्बन डाइसल्फाइड के उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो क्या होगा, उसके हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाते हैं, जिसे प्रोटीन का विकृतीकरण कहा जाता है। ये तो एक लाइन के लिए हुआ कि जब आप अगर आपको कोई ऑब्जेक्टिव में एक लाइन में कह देगा कि जब किसी प्रोटीन को कार्बन डाइसल्फाइड के प्रेजेंस में क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो उसका हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाता है, इसे हम क्या कहेंगे, तब आप इसको लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपको व्याख्या करने के लिए दे दिया जाए तब आप क्या कहिएगा। देखिए बहुत ही अच्छे शब्दों में लिखा हुआ है कि भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों के कारण
अगर हम गर्म करेंगे किसी वस्तु का तो भौतिक परिवर्तन तो होगा ही है। जैसे आपको पता है कि अगर हम गर्म करते हैं द्रव को तो वो गैस तो बनता है, और द्रव से गैस में परिवर्तन करना एक भौतिक परिवर्तन है, आपको पता है ना। इसलिए भौतिक है क्योंकि उसको हम संघनन करके फिर द्रव में ला सकते हैं। तो अगर भौतिक और रासायनिक परिवर्तन किया जाए किसी प्रोटीन का, तो प्रोटीन का H बॉन्ड यानी हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होते हैं, टूट जाते हैं। अगर हाइड्रोजन बॉन्ड टूट गए, ठीक है, H बॉन्ड टूट गया, तब क्या होगा, इस जिससे प्रोटीन की तृतीय स्ट्रक्चर भंग हो जाती है। यानी कहा जा रहा है कि यह जो है तृतीय स्ट्रक्चर यानी टर्सरी स्ट्रक्चर में ये ऐसा होता है कि टर्सरी स्ट्रक्चर को जब गर्म करते हैं तो उसके बीच का हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, और जब हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाता है तो क्या होती है, उसकी जो संरचना है वो भंग हो जाती है। जब उसकी संरचना अगर भंग हो गई, किसकी संरचना, प्रोटीन की संरचना, कब भंग हो गई, जब भौतिक और रासायनिक परिवर्तन हमने किया और उसका हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक किया, तब क्या हुई, इसकी तृतीय संरचना क्या हो गई, भंग हो गई। तृतीय संरचना भंग होगी तो ग्लोब्यूल खुल जाएंगे, उसका जो कुंडली आकार है वो खुल जाएंगे, जो क्वाइल बना हुआ है वो पूरा वो खुल जाएंगे। और जब क्वाइल खुल जाएंगे पूरा तो हेलिक्स क्या हो जाएगा, अकुंडलित हो जाएंगे। अगर अगर आपका पूरा क्वाइल खुल गया, मानिए सपोज मानिए कि जैसे आप लोग क्वाइल देखे होइएगा, जैसे इसमें पंखा में लगा रहता है तो देखते हैं ना, एक जैसे अगर टूट गया वहां का क्वाइल का तार तो पूरा तार जो है वो खुल जाता है बाहर। सेम प्रोसेस है, अगर हमारा तृतीय स्ट्रक्चर भंग होगी तो उसका जो ग्लोब्यूल खुल जाएगी। जब उसका एक तार खुल जाएगा, मतलब एक क्वाइल का एक का खुल जाएगा मतलब प्रोटीन, तो उसका जो है आपका पूरा जो है वो प्रोटीन की संरचना वो अकुंडलित आकार का हो जाएगा, नहीं नॉन क्वाइल हो जाएंगे, यानी क्वाइल से वो बदल जाएंगे। अतः प्रोटीन अपनी जैविक सक्रियता खो देगा, यानी इस तरह प्रोटीन जो है अपनी जैविक सक्रियता खो देगा। रीजन क्या है इसका, मेन कारण समझिए क्या है कि प्रोटीन किससे मिलके बना है, प्रोटीन मिलके बना है एमिनो एसिड से। प्रोटीन किससे मिलके बना है, एमिनो एसिड से। कई एमिनो एसिड जो है आपस में पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड बना के प्रोटीन का निर्माण कर रहा है। कई एमिनो एसिड जो है आपस में पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड बनाकर प्रोटीन का निर्माण कर रहा है। अगर पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड बनाकर प्रोटीन का निर्माण कर रहा है कई सारे एमिनो एसिड, तो हम क्या करेंगे, प्रोटीन को गर्म करेंगे, जिस प्रोटीन में सभी एमिनो एसिड जो है H+ बॉन्ड से जुड़े हुए थे, हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए थे, हम उसको क्या करेंगे, गर्म करेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा तो सभी एमिनो एसिड अलग अलग होंगे। अगर सभी एमिनो एसिड अलग अलग हो गए तो हम क्या कह सकते हैं कि वो जो बच गया संरचना वो हमारा जो है प्रोटीन है, बिल्कुल नहीं कह सकते हैं, क्योंकि उसमें से प्रोटीन की जैविक सक्रियता जो है बायोटेक्निकल जो हमारा एक्टिविटी जो है वो खत्म हो चुका है। प्रोटीन वो तो है नहीं, वो तो एमिनो एसिड हो गया। तो हम लोग क्या कहेंगे, ये प्रोटीन का विकृतीकरण हो गया, ये प्रोटीन का विकृतीकरण यानी डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन हो गया हमारा। करा जैसे आप लोग अंडा देखे होइएगा, अंडा को गर्म करते हैं तो अंडा में एक भाग होता है एल्बुमिन। एल्बुमिन जो है अविलेय भाग होता है और ये रेशेदार प्रोटीन के में परिवर्तन हो जाता है। आप ध्यान दिए होइएगा कि अंडा में व्हाइट व्हाइट भाग होता है ना, व्हाइट व्हाइट भाग होता है ना, पीला पीला भाग होता है, बहुत सारे भाग जो घुलता नहीं है अंडा में, ठीक है, पूर्ण रूप से अविलेय भाग है वो अलग हो जाते हैं। फिर अगर हमारा दूध से दही बनानी है तो दूध के जो भी प्रोटीन होंगे वो दही में कन्वर्ट हो रहा है, तो प्रोटीन रहे कहाँ, वो तो बैसिलस जो जीवाणु होता है वो क्या करेगा, उसको कन्वर्ट करके दही बना देगा, वो तो प्रोटीन है नहीं। आप कुछ जगह हमारा प्रोटीन का यूज भी है, उपयोग भी है, प्रोटीन का हम लोग कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। तो प्रोटीन का उपयोग पहला है मांसपेशियों का निर्माण। हमारे शरीर में पेशियां जो भी बनते हैं उस पेशियों के निर्माण में जो है प्रोटीन का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। वृद्धि के लिए, हमारे शरीर की वृद्धि के लिए प्रोटीन चाहिए, हमारे शरीर की कोशिकाओं की मरम्मत के लिए प्रोटीन चाहिए, है ना। अगर मानिए कोई भी कोशिकाएं डैमेज हो गए हैं तो डैमेज के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। प्रोटीन खाइएगा तभी डैमेज कोशिकाएं आपकी ठीक होगी। आप ध्यान दीजिएगा, अगर आपको आपका जो है कोई बॉडी का पार्ट टूट गया होगा तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपको सबसे अधिक जो खाने के लिए सलाह देता होगा प्रोटीन देता होगा, कहता है ये प्रोटीन खाओ, वो प्रोटीन खाओ, आपका हड्डियां जो है जल्दी मजबूत होंगे, जुड़ जाएंगे, ठीक है। डेड कंडीशन वही है कि वृद्धि के लिए और कोशिकाओं के मरम्मत के लिए प्रोटीन हमें चाहिए। एंजाइम्स बनाने के लिए, ठीक है, एंजाइम्स बनाने के लिए शरीर में जो एंजाइम्स बनते हैं
उन एंजाइम्स बनाने के लिए हमें प्रोटीन चाहिए, ठीक है। अभी फिलहाल हम एंजाइम्स के बारे में पढ़ चुके हैं, हार्मोन्स के बारे में हमें पढ़ रहा है, हार्मोन्स बनाने के लिए भी प्रोटीन चाहिए हमें। हार्मोन्स प्रोटीन से ही मिलकर बना होता है, आपको पता है, ये चीज बताया गया है पीछे का लेक्चर में। एंटीबॉडीज जो बनते हैं हमारे शरीर में, एंटीबॉडीज जो बीमारियों से लड़ते हैं, बीमारियों से हमें बचाव करते हैं, वो एंटीबॉडीज बनने के लिए हमें प्रोटीन चाहिए। और हेरिडिटी लक्षणों यानी हेरिडेटरी कैरेक्टर पर जो है नियंत्रण पाने के लिए भी हमें प्रोटीन चाहिए। यानी अनुवांशिक लक्षण जो होते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी जो गुण का संचरण होता है, उस गुण के लिए भी हमें प्रोटीन चाहिए, है ना। तो आगे चल के हम लोग इन सभी गुणों को भी पढ़ेंगे, हम लोग हार्मोन्स के बारे में, एंटीबॉडीज के बारे में, अनुवांशिक लक्षण के बारे में हम अगले लेक्चर में जरूर पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम लोग अब जो है प्रोटीन के आगे की विषय बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करते हैं। प्रोटीन के आगे की विषय जो बिंदु है, वो विषय बिंदु हमारा है विटामिन। विटामिन के बारे में आप लोग बहुत दिन से सुनते आ रहे होंगे, विटामिन का उपयोग कीजिए, विटामिन ए है, विटामिन बी है, विटामिन सी है, विटामिन डी है, ई है, एफ नहीं, के है, एच है। क्या है विटामिन? तो विटामिन की एक परिभाषा अगर दी जाए तो हम कह सकते हैं कि विटामिन जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, वाइटल एमीन्स, वाइटल्स और प्लस में एमीन्स, यानी जीवधारियों में जो एमीन्स होते हैं वही विटामिन्स हैं। सजीवों के अंदर जो एमीन्स हैं वही क्या है, विटामिन्स है। ये कहा गया है वह नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ, यानी विटामिन्स में नाइट्रोजन होता है। हमने अभी तक जाना कि नाइट्रोजन कहीं ना कहीं हमें इस जो भी पौष्टिक तत्व है उसमें लाना ही पड़ता है। तो वो नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ जो भोजन से प्राप्त होता है, यानी जो हमारा विटामिन है वो किससे प्राप्त होता है, हमारा भोजन से प्राप्त होता है। और यह हमारे शरीर के लिए, यह हमारे शरीर के लिए वृद्धि का कार्य करता है और साथ में जो है अनुरक्षण के लिए उत्तरदायित्व रखता है। अनुरक्षण कहने का मतलब होता है हमारे शरीर की जो भी क्रियाएं होती है, पोषण, शोषण, उत्सर्जन, परिवहन, जो भी क्रियाएं होते हैं उनके लिए, उनके कार्यों के लिए ये संपादित किया जाता है। ये इसे दो प्रकार में क्लासिफिकेशन किया गया है। पहला जो प्रकार दिया गया है उसे कहा गया है वसा में घुलनशील विटामिन और जल में घुलनशील विटामिन। ध्यान रखिएगा, वसा में घुलनशील विटामिन के लिए ट्रिक बनता है, ट्रिक याद रखिएगा, डेका। क्या रखना है हमको, डेका, DEKA, डेका। डी मतलब विटामिन डी, ई मतलब विटामिन ई, के मतलब विटामिन के, ए मतलब विटामिन ए। यानी वसा में घुलने वाला विटामिन कौन है, हमारा विटामिन ए है, विटामिन डी है, विटामिन ई है, विटामिन के है। यानी ये वसा घुलनशील विटामिन कहलाता है, जो हमारे शरीर से उत्सर्जित नहीं होते हैं। ये विटामिन हमारे शरीर से बाहर नहीं निकलते हैं, यानी उत्सर्जित करने का कोई मार्ग नहीं है इसका। और ये हमें बहुत ही कम मात्रा में लेनी है, इसे अधिक मात्रा में नहीं लेनी है, जितनी आवश्यकता में है शरीर में उतना ही लेनी है। ऐसा नहीं कि हमें भर पेट लेनी है, इसी को नहीं, बहुत कम लेनी है ना। खाने वाला भुक्कर जो है तो भर दिन खाते रहेगा, विटामिन ए मिल जाएगा, सेव तो धरा पूरा बढ़िया से खाते रह जाएगा, है ना। विटामिन के बारे में पता होगा, सूर्य के प्रकाश में मिलती है। जल में घुलनशील जो विटामिन है वो हमारा BCH याद रखिएगा, जो कि जल में घुलनशील विटामिन है। और यह मूत्र के माध्यम से शरीर से बाहर भी निकल आते हैं, यह मूत्र के माध्यम से शरीर से बाहर निकल आते हैं। अगर बाहर शरीर से निकल रहे हैं तो जितना उतना लीजिए ना, तो इन्हें अधिक मात्रा में ग्रहण किया जाता है। हम बोले ना, इसे जितना उतना लीजिए क्योंकि ये शरीर से बाहर भी निकल जाते हैं। अब हम लोग विटामिन के प्रकार और साथ में उसके स्रोत और विटामिन की कमी से होने वाले रोगों को जानेंगे। तो अगला स्लाइड में हम लोग आते हैं, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। तो हम आप जो है बहुत सारे विटामिन जो हमारे पास हैं उपस्थित हमारे शरीर के अंदर में है, हम लेते हैं भोजन के माध्यम से, बहुत सारे विटामिन को हम लोग ग्रहण करते हैं। उन सभी विटामिन के बारे में हम लोग जो है उनके रासायनिक नामों के साथ उनके स्रोत और उनकी कमी से होने वाले रोगों का उल्लेख करेंगे। अब का जो आगे का स्लाइड है ये सब के लिए जरूरी है, चाहे क्लास 5 हो, 6 हो, 7 हो, 10th हो, 11th हो, 12th हो, BA हो, EA हो, जो भी हो, है ना, MSc हो, PhD हो,
जो भी क्लास के बच्चे हैं, सभी के लिए ये वीडियो जो है, ये जो स्लाइड जो है उपयोगी है। आर्ट्स वाले बच्चे के लिए होम साइंस में इसकी जानकारी दी जाती है, वो भी ज़रूरी है आपके लिए भी। तो हम कह सकते हैं कि जो मेरा ये टॉपिक है, ये टॉपिक केवल केमिस्ट्री वाले के लिए ही ज़रूरी नहीं है, ये आर्ट्स वाले के लिए भी, कॉमर्स वाले के लिए भी अति आवश्यक है। यानी जीवन में आपके लिए विटामिन्स को जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो विटामिन्स में हम लोग जो है, सभी विटामिन्स के पहले रासायनिक नामों को जानते हैं। जैसे विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है, उसको रेटिनॉल कहा जाता है। विटामिन बी1 का रासायनिक नाम को थायमीन कहा जाता है। विटामिन बी2 के रासायनिक नाम को राइबोफ्लेविन कहा जाता है। विटामिन बी3 जो होता है, उसको नियासिन, और विटामिन 6 को पिरिडॉक्सिन, विटामिन 12 को फोलिक एसिड, और विटामिन एच को बायोटीन, विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई को टोकाफेरॉल, विटामिन के को फाइलोक्विनोन। तो ये इनके वैज्ञानिक नाम हो गए। विटामिन ई रेटिनॉल जो है, उसके स्रोत क्या है? कॉड लिवर, मांस, अंडा, दूध, मक्खन, पालक, गाजर, पपीता और आम। जो ये सारे जो हमारे खाने की वस्तुएं हैं, सामग्री स्रोत, इनमें विटामिन ए की मात्रा बहुत ही ज्यादा है। और विटामिन ए की कमी अगर हमारे शरीर में हो गया, तो रात में न दिखने वाली बीमारी हो जाएगी आपको, जिसको रतौंधी कहा जाता है। रतौंधी बहुत ही खराब बीमारी, आपको पता होना चाहिए। आपको रात में दिखाई नहीं पड़ेगा। एक इंसान की कहानी हम सुने थे कि उसको रतौंधी भेल था, तो उसको कोई दाल रख रहा था उसके खाना में, उसको लग रहा कि बिल्ली उसमें मूत्र कर रहा, मारा खींच के, एक है ना, एक पीढ़िया घिस के मारा, वो उसकी अपनी सास का हाथ तोड़ दिया था। वो कहानी हम बहुत बचपन में सुने थे। तो रतौंधी जो है हमारे, वो बहुत भयानक बीमारी नहीं कहिए, लेकिन हमारे लिए होता है ना, वो क्या कहते हैं, शर्म लाने वाली बीमारी, वो रतौंधी है। आपको शर्म ला देगा वो। आपको जब रतौंधी हो जाएगा ना, दूसरे के समय में दूसरे के यहाँ जाने भी रात का तकलीफ होगा, रात में दिखाई नहीं पड़ता है कहाँ जाए। इसका बहुत ही आसान इलाज भी है, आपको बहुत कम सस्ते दामों में इसका इलाज सरकार के द्वारा भी उपस्थित किए गए हैं। अगर सरकार के द्वारा भी इलाज का दिया गया, आप वहां से करवा सकते हैं। शिशुओं में मंद बुद्धि, अगर विटामिन ए की कमी अगर माँ करती है, तो उसके बच्चों में मंद बुद्धि आती है, ध्यान रखिएगा। जिसको हम लोग बोलते हैं कम ज्ञानी, बहुत सोच समझ के का नहीं होना। होता है ना, जैसे हम लोग को कोई अगर कोई प्रश्न किया, क्वेश्चन किया, तो हम लोग एक बार पराग से ना दबाक से जवाब देंगे, ठीक है। लेकिन कोई बच्चा ऐसा होता है, उसको कोई क्वेश्चन किया, वो सोच में पड़ जाएगा, वो क्या पूछ दिया, अरे क्या पूछ दिया, समझ में नहीं आया। वो कुछ जो सोचेगा, वो लगता है ये चीज पूछा, तब जाके उसका उत्तर देगा। तो वो मद बुद्धि का क्वालिटी है। यानी कभी कभी देखिएगा, आप ही क्लास में अगर 50 बच्चे बैठे हुए हैं, तो 2 बच्चे ऐसे होंगे, 2-3 बच्चे ऐसे जिसको बिल्कुल कुछ आता ही नहीं है, वो मंद बुद्धि है। उसके में कहीं ना कहीं शुरुआती में, शिशु अवस्था में, उसके शरीर में विटामिन ए की कमी हो गई होगी। फिर हम लोग विटामिन बी1 की बात करें, थायमीन चावल में, खमीर में, अंडे में, गेहूं के छिलके में, है ना। कमी से बेरी बेरी रोग होगा, या भूख नहीं लगना। अगर आपको भूख नहीं लग रहा है, तो विटामिन ए की कमी है आपके शरीर में। इन सभी चीजों का आप उपयोग कर लीजिए, विटामिन बी1 की कमी है आपके अंदर। बी2 जो है, जिसको राइबोफ्लेविन कहा जाता है, रासायनिक नाम, वो दूध में, पनीर में, अंडा में, मांस में, हरी सब्जियों में पाया जाता है। राइबोफ्लेविन जो है बी2, वो दूध, पनीर, अंडा, मांस, सब्जियों में पाया जाता है। और इसकी कमी से क्लूसिन, या जीभ पर दाने, दाने दाने मतलब जो होता है ना, कभी कभी कहते हैं जीभ पे दाना आ गया, तो कहता है लोग मुंह आ गया, नहीं कहते मुंह आ गया, तुम्हें खाना बहुत ज्यादा तीखा लग रहा होगा, तुम्हें मुंह लहरता होगा, कभी कभी दाने बन जाते हैं जीभ पे, ऐसा होता है ना। फिर हमारा विटामिन बी3 है, जिसको नियासिन कहा जाता है, ईस्ट में पाया जाता है, ईस्ट यकृत में, चावल में, जौ में, मक्का में। और इसकी कमी से जो है, विटामिन बी3 की कमी से जो हमारे पाचन तंत्र में खराब हो जाएगा। तो दौड़ते रहिएगा लोटा लेके, है ना, भर भर नहीं जाइएगा, आइएगा, लोटा लेके दौड़ रहे, कोई काम भी नहीं कर पाइएगा। तो वो हमारा विटामिन बी3 की कमी से होता है। अब लोटा लेकर दौड़ने से याद आया कि खुले में नहीं बैठ जाना, ठीक है। हर घर में शौचालय आवश्यक है, मोदी जी बोल दिए हैं घर घर शौचालय। आप भी बनवाइए, 10,000 रुपया देते हैं सरकार ऊपर से, ठीक है, बनाने के लिए। आगे देखिए, बी6 की बात करें, बी6 का जो रासायनिक नाम है, उसका नाम है पिरिडॉक्सिन। पिरिडॉक्सिन जो है हमारा
ईस्ट में होता है, चावल स्रोत इसका है, मक्का स्रोत इसका है, गेहूं है, अंडा है, मांस है, मछली है। कमी हुआ तो खून में कमी हो जाएगा और आपको ऐंठन आएगा। ऐंठन मतलब कभी कभी देखते हैं दौड़ते वक्त भी ऐंठन आता है तो हम लोग कहते हैं लैक्टिक अम्ल जम गया है। नहीं जम गया लैक्टिक अम्ल, तो वो लैक्टिक अम्ल के कारण भी होता है और ये हमारा जो है B6 यानी पीरियडोक्सिन के कारण भी होता है। B12 जो है, B12 इसको फॉलिक अम्ल कहा जाता है, मांस, मछली, दही, दूध में पाया जाता है। और हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगा आरबीसी में। हीमोग्लोबिन की आरबीसी में कमी होने पर जो है, हीमोग्लोबिन की आरबीसी में कमी होने पर एक रोग होता है जिस रोग में जो है आप ध्यान दीजिएगा, वो क्या कहते हैं, खून का आकार चांद के आकार की तरह हो जाता है, हीमोग्लोबिन का आकार, है ना। बहुत ही खास के ये गर्भवती महिलाओं में देखने को मिलती है, इसलिए कहा जाता है गर्भवती महिलाओं को तो विटामिन से लेना ही चाहिए, हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ा के रखनी चाहिए हमेशा। फिर हमारा है एच जो है, विटामिन एच, इसको हम लोग बायोटीन कहते हैं। गेहूं में, मूंगफली में, एक हम लोग कहानी सब पढ़ते थे बचपन में, याद है ना, मूंगफली में दाना नहीं वाला, याद कीजिए, है ना, किसी का दाना नहीं। तो मूंगफली वही हुआ, मूंगफली अब आप लोग खाते भी नहीं हुएगा, मूंगफली मिलता ही नहीं है उतना, लेकिन मूंगफली जो है आप लोग खाइए, ठीक है, क्योंकि हमें बायोटीन भी लेना जरूरी है। देखते हैं ना, बायोटीन की कमी से खून में कमी आ जाती है, बायोटीन की कमी से कभी कभी बाल भी उड़ जाए, बाल व्हाइट व्हाइट हो जाती है, ठीक है। तो ये सब ध्यान रखिएगा। गेहूं, मूंगफली, गुर्दा जो होता है किसी भी, जैसे आप लोग जो चीज को खाते हैं मांसाहारी में, केला, है ना, इसी कमी से रक्त में जो है कमी आ जाती है, रक्त। हाँ। फिर हमारा जो है विटामिन सी है, एस्कॉर्बिक एसिड है। एस्कॉर्बिक एसिड, एसिड मतलब खट्टा, खट्टा जो भी चीज खाइए वो हमारा विटामिन सी होगा। खट्टा फल जो भी होता है, संतरा हो गया, नींबू हो गया, नींबू भी खट्टा होता है, पता है ना आपको, है ना। अंगूर भी खट्टा खट्टा, उसमें से देखते हैं निकलते हैं पानी का रस। तो ये सब जो है हमारा कहाँ, और आम जो होता है, क्या कहते हैं उसको, कच्चा आम खट्टा होता है ना, तो वो आप लोग जो है इस खट्टे फल जो भी खाते हैं वो एस्कॉर्बिक एसिड है, विटामिन सी है। पत्ता गोभी, पत्ता गोभी भी खट्टा होता है, खा के देखिएगा। टमाटर से खट्टा होबे करता है, टमाटर में आपको पता है कि एक एसिड भी पाया जाता है, बताइएगा आप लोग कमेंट करके कौन सा एसिड टमाटर में पाया जाता है ना। हमें तो ध्यान नहीं है, आपको बताना पड़ेगा, है ना, तब जानेंगे हम भी। चलिए, टमाटर में जो है एस्कॉर्बिक, इसकी कमी से एस्कॉर्बिक होता है और दांत गिर जाएंगे सब, ठीक है। अगर विटामिन सी की कमी आपको हो रहा है, दांत गिर जाएंगे, वो भी बच्चे में, किसमें, बच्चे में, शिशु में। हम लोग में स्कर्वी हो जाएगा पूरा। फिर हमारा जो विटामिन डी जो है, जिसको कैल्सीफेरॉल कहा जाता है, कैल्सीफेरॉल का स्रोत जो हमारा धूप है, धूप जो भी, ऐसा नहीं कि 12 बजे धूप में खड़ा हो जाइएगा आपको मिल जाएगा विटामिन डी, सूख के लकड़ी हो जाइएगा, लू लग जाएगा, है ना। विटामिन डी प्राप्त करने का सबसे अच्छा धूप जो होता है सुबह के 5 बजे से लेकर 8 बजे तक ला, ठीक है। इसका धूप में नहीं बैठिएगा, वो धूप आपके लिए हानिकारक है, पराबैंगनी किरण आती है, आपके स्किन को खराब पहुंचाएगी, ठीक है। ये धूप में बैठना है आपको। फिर हमारा मछली का यकृत का तेल, मछली के यकृत का तेल जो है, मछली भी चलन में आया हुआ है बहुत ज्यादा, है ना। लोग रेहू को छोड़ के रूपचन खाते हैं, रूपचन का देखिएगा उसमें आपको बहुत सारे मछली जो रूपचन के आते हैं उसमें तेल निकलते रहते हैं, तो वो तेल जो है हमारा यकृत से निकलता है, जो हमारे लिए बहुत आवश्यक है। और ये हमारे केस्ट और सूखा रोग, इसमें लोग सूख जाते हैं, लकड़ी के समान हो जाते हैं सूख के, तो उससे बचना है तो हमें विटामिन डी की सेवन करनी होगी। टोका फेरोल है, टोका फेरोल जो है ये हमारा विटामिन ई का वैज्ञानिक नाम है, जो कि गेहूं के अंकुर तेल में आते हैं, सूर्यमुखी के तेल में और अंडा में। वंध्यता और पेशियों की कमजोरी में, ये वंध्यता मतलब होता है जैसे जिसको नॉन फर्टिलाइजेशन होता है, जो फर्टिलाइजेशन करने में समर्थ नहीं है, रिप्रोडक्शन सिस्टम करने में समर्थ नहीं है, उसे वंध्यता कहा जाता है, जिसको हम लोग गांव समाज में बांझ, बांझ के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो बांझपन आना जो है विटामिन ई का ही देन है, ठीक है। तो उसको दूर करनी है आपको, विटामिन ए का सेवन कीजिए अधिक से अधिक। और अगर आपकी हड्डी पेशियां कमजोर हो गए उसमें भी आप उपयोग कीजिए। अब देखिए कई प्रकार के एच के वाइटल करके जो आता है कंपनी का, जो हमारे बालों की जो मजबूती प्रदान करता है, बालों की पेशियों की मजबूती प्रदान करता है, उसमें विटामिन ई ही आपको ज्यादातर आते हैं। फिर हमारा अंतिम है विटामिन के, जिसको हम बोलते हैं फाइलोकेबिनॉन, जो कि पालक में, पत्ता गोभी में, गाजर में, पत्तीदार सब्जी में, के में अक्सर सब्जियां ही आती है। और हमें रक्त को थक्का न बनना, अगर इसकी कमी होगी तो रक्त में थक्का नहीं बनेगा, प्लेटलेट्स की संख्या घट जाएगी, प्लेटलेट्स यानी थ्रोम्बोसाइट की संख्या घट जाएगी, और इससे थक्का रक्त नहीं बनेगा। थक्का रक्त नहीं बनेगा तो खून अगर बहना शुरू कर दिया तो बहते रह जाएगा। खास कर देखते हो जिसमें इंसुलिन की कमी होती है, इंसुलिन जिसको हम बोलते हैं कि इसको चीनी रोग हो गया, डायबिटीज हो गया, मधुमेह हो गया, चीनी रोग वाले को कट जाता है तो खून में थक्का हाली नहीं बनता है,
खून बहते रह जाता है। तो यहाँ पर हम लोग विटामिन और प्रोटीन को समाप्त करेंगे। हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे नए वीडियो में हार्मोन के साथ। अब के लिए इतना ही। जय हिंद।